हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्ट फीस एक्ट। हम इसका सिर्फ और एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ और सिर्फ वही बताऊंगा, और एक क्विक रिवीजन होगा जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, और इससे आपको सारे एमसीक्यू जो भी कोर्ट फीस से आते हैं वो बन भी जाएंगे और इजीली आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो को देख के। में बताया गया फीस ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। जब भी मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल हो रहा हो अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन, जब भी कंपनसेशन दिया जाता है, कंपनसेशन किस चीज़ का, जब सरकार कोई भी लैंड को एक्विजिट कर रही है, मतलब एक्विजिशन कर रही है किसी भी लैंड का पब्लिक पर्पस के लिए, तब सरकार कंपनसेशन देती है। और उस कंपनसेशन के खिलाफ में जब आप अपील कर रहे हो तो वो सेक्शन 8 के अंतर्गत जाएगा। और सेक्शन 8 में बता दिया है कि उस अपील पे फीस कैसे लगेगी। तो जितना अमाउंट अवॉर्ड किया गया है और जितना अमाउंट क्लेम किया गया था उसका डिफरेंस, जैसे सपोज के लिए कि अमाउंट क्लेम जो है वो ज़्यादा था और अमाउंट अवॉर्डेड वो कम था, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर फीस लगेगी। सेक्शन नंबर 9 में बता दिया गया कि पावर टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू। जब भी जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर जो मार्केट वैल्यू है किसी भी प्रॉपर्टी या फिर लैंड की, तो जो कि सेक्शन नंबर 7 में बताई गई है पैरा 5 और 6। 5 में क्या है, जब एसेस टू लैंड रेवेन्यू मतलब 20 टाइम्स हम लेते थे, और जो लैंड रेवेन्यू वो कैलकुलेट होता है उस लैंड रेवेन्यू को 20 टाइम्स पे कोर्ट फीस देनी होती थी। और 6 में बता दिया कि प्रियम्पशन का, जब सूट ऑफ प्रियम्पशन लाया जाता है तो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे लाया जाता है। तो जब इसको कैलकुलेट करने में या फिर कोई रॉन्गली एस्टिमेट हो गया है, रॉन्गली एस्टिमेट कर लिया गया है, तब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कमीशन इशू करेगा उस चीज़ को प्रॉपर करने के लिए, उस एस्टिमेट को वापस करने के लिए, और जो नेट प्रॉफिट या फिर मार्केट वैल्यू को पता करने के लिए, तो कमीशन इशू होता है। सेक्शन नंबर 9 में सिर्फ यही है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 10 में, प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड। जब भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या फिर नेट प्रॉफिट रॉन्गली एस्टिमेट कर ली जाएगी, तो अगर एक्सेसिव में अमाउंट दे दिया गया है, सामने वाले पार्टी ने जो अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस देनी थी वो एक्सेसिव में दे दिया गया है, एक्सेस में दे दिया गया है, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर कम दिया है मतलब इनसफिशिएंट दिया है तो एडिशनल फीस पे करने के लिए उसको बोला जाएगा। ये रिफंड की बात की है एक्सेसिव में, और दूसरा एडिशनल फीस अगर इनसफिशिएंट है तो एक्सेसिव रिफंड और इनसफिशिएंट में एडिशनल फीस उसको पे करना होगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 ये बोलता है प्रोसीजर इन सूट्स फॉर मैसने प्रॉफिट और अकाउंट व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड द अमाउंट क्लेम। जो अमाउंट डिक्री मतलब जो अमाउंट डिक्री की गई है किस चीज़ के लिए, मैसने प्रॉफिट और अकाउंट के लिए। जब भी मैसने प्रॉफिट मांगा गया या फिर कोई अकाउंट को रिलेटेड मांगा गया, तो उसमें जो अमाउंट डिक्री है वो ज़्यादा है, जो अमाउंट डिक्री किया गया वो ज़्यादा है किससे, अमाउंट क्लेम से, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस पर फीस देनी होगी। सेक्शन नंबर 12 में आते हैं। सेक्शन नंबर 12 में बता दिए कि डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसका जो डिसीजन होगा, वो कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर 12 में है। सेक्शन नंबर 13 में बता दिया कि रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। सेक्शन नंबर 13 में बताया गया कि जब भी लोअर कोर्ट ने है रिजेक्ट कर दिया कोई केस को या प्लेंट को, और उसके बाद उसकी जो अपील की गई है, अपील में जो है वो रिमांड हो गया वो केस अंडर ऑर्डर 41 रूल 23, तब अपीलेट कोर्ट एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा, और उस सर्टिफिकेट में ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव बैक फ्रॉम द कलेक्टर फुल अमाउंट ऑफ फी पेड ऑफ ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो भी मेमोरेंडम ऑफ अपील पे फी पे की गई है उसको वो रिसीव बैक कर सकता है किससे, कलेक्टर से। तो यहाँ पे जो वर्ड कलेक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, रिफंड ऑफ फी ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। जब भी रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए लगाया जाएगा, रिव्यू के लिए लगाया जाएगा, तब जजमेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर 30 डेज। अगर 30 दिन के बाद रिव्यू के लिए लगाया जाता है, तो जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा कि उसने जो डिले किया वो एक सफिशिएंट कॉज है, तब जो फीस है उसको रिसीव बैक मतलब वो वापस ले सकता है किससे, कलेक्टर के थ्रू। मतलब 30 दिन के अंदर उसका टाइमिंग होता है रिव्यू के लिए लगाने का, और उसमें अगर वो नहीं लगाया तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगा सकते, फिर आपको कोर्ट फीस देनी होगी। और अगर 30 दिन के बाद आप लगा रहे हो और उसमें भी अगर कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है आपके रीज़न से, तब आप उस फीस जो आप दिए हो वो आपको वापस रिफंड मिल जाएगी। अब आते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 15 में।
सेक्शन नंबर 15 रिवर्स और मॉडिफाई की बात। ये जो सेक्शन नंबर 15 है वो रिफंड की बात करते हैं कब, जब रिवर्स या फिर मॉडिफाई हो जाए ऑफ फॉर्मर डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। जब रिवर्स और मॉडिफाई हो जाए कोई डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक, तब रिफंड किया जाएगा। और ये जो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है। अगर दोनों में से कोई भी मिस्टेक होती है और उससे कोई डिसीजन रिवर्स या फिर मॉडिफाई हो जाता है, तब वो पर्सन को कोर्ट वापस कर देगा उसकी फीस, किसके थ्रू, कलेक्टर के थ्रू। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रिफंड ऑफ फीस की बात करता है। इस एक्ट में ये रिपील्ड है। सेक्शन नंबर 16 में आते हैं। सेक्शन नंबर 16 बात करता है रिफंड ऑफ फीस, क्योंकि ये जो एक्ट है ये एक बेयर एक्ट थोड़ा फॉल्टी है, क्योंकि ये जो सेंट्रल का बेयर एक्ट है उसका लिया है मैंने। बाकी जो छत्तीसगढ़ का एक्ट है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के जो कोर्ट फीस एक्ट में ये रिफंड ऑफ फीस एक सेक्शन है जो कि रिपील्ड नहीं है। सेक्शन नंबर 16 में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है ये। सेक्शन नंबर 16 में बताते हैं कि जब भी कोई सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है अंडर सेक्शन 89 में क्या बताया हुआ है, जब भी सेटलमेंट हो सकता है वो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलेशन और लोक अदालत के थ्रू, तब जो फीस है, जो सेटलमेंट हो गया डिस्प्यूट का, तो जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 17 में, मल्टीफेरियस सूट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मल्टीफेरियस सूट में बता दिया गया कि जब 2 और मोर डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं किसी भी प्लेंट या फिर मेमोरेंडम ऑफ अपील में, तो कब कि अब एक सब्जेक्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसी पे फीस लगती। जब 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो फीस किस पे लगेगी, तो एग्रीगेट अमाउंट लगेगा, सबका एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फीस आपकी ली जाएगी। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 में बता दिया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और इसमें जो फीस है ये भी बता दिया गया है कि 8 आनाज, जो कि छत्तीसगढ़ में इसको हटा दिया गया है और इसको 2 रुपीज़ कर दिया गया है। तो 2 रुपीज़ कंप्लेनेंट से लिया जाएगा, लेकिन कौन से केसेस में ये 2 रुपये लिया जाएगा, तो इसमें बता दिया गया कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जब हो, या फिर ये जो ऑफेंस है ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, या ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, मतलब सीधे सीधे नॉन कॉग्निजेबल केसेस है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस से आप याद रखिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट याद रखिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये तीनों के जब मामले आएंगे तो इसमें जो है कंप्लेंट होगी राइटिंग पे, और उसमें जो फीस होगी कंप्लेनेंट को देनी होगी कितनी, 2 रुपये। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जुडिशरी के हिसाब से, बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें जो बताया गया कि एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एग्जाम्प्ट किया जाएगा फीस, कोर्ट फीस लगने से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम्प्टेड रहेंगे। तो इसमें बता दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि इंस्टीट्यूट या डिफेंड की जा रही है, किसके लिए, आर्म फोर्स या फिर यूनियन का अगर कोई एम्प्लॉय है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है तो उस पर फीस नहीं लगेगी। रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। उसके बाद ये 5th वाला छोड़ दीजिए, 6th वाला भी छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही टिक कराऊंगा। इसमें ये 7th वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है, प्लेंट इन सूट्स बिफोर कोर्ट अंडर मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1816, प्रोबेट ऑफ अ विल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सर्टिफिकेट अंडर बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन और पिटीशन और टू अ कलेक्टर और अदर ऑफिसर मेकिंग अ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसके बाद एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सप्लाई फॉर इरिगेशन ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, एप्लीकेशन फॉर रीव extend cultivation or to relinquish land, application for service of notice of relinquishment of land or enhancement of rent, return authority to an agent or distraint, first application other than a petition contained a criminal charge or information for summon of a witness or other person to attend either to give evidence or to produce a document or in respect of production of filing of an exhibit not
बीइंग एन एफिडेविट। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बता दिया गया कि बेल और बॉन्ड इन क्रिमिनल केसेस, रिकॉग्नाइजेंस टू प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस। इसके बाद आते हैं पिटीशन, एप्लीकेशन, चार्ज और इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एनी ऑफेंसेस वेर प्रेजेंटेड, मेड और लेड टू और बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। पिटीशन बाय प्रिजनर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। कंप्लेंट बाय कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, जो कि म्यूनसिपल ऑफिसर या फिर ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर ट्रीज इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट ऑफ टू एन एप्लीकेंट। उसके बाद आते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नॉन इम्पोर्टेंट है, और ये भी नॉन इम्पोर्टेंट है, और ये भी नॉन इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद